आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपकी जो फ्यूचर हेल्थ है वो आपके डीएनए में लिखी है, तो क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? आप लोगों की जो फ्यूचर हेल्थ है वो आप लोगों की डीएनए में पहले से ही लिखी हुई है, आप उसे देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे? मेरी आंसर में यस और नो। ओके सुभाष, आप सबको कोई यस बोलेगा कोई नो बोलेगा, बट आई विल से कि ये पॉसिबल है। हम अपने डीएनए के डेटा को रीड करके, उसे समझ के, उसे एनालाइज करके हम अपना फ्यूचर डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम कैसे इन सब चीजों से एनालाइज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या डिजीजेस होने के चांसेस है। एक और चीज, आप सब लोग अपना थंब देखो, और उस क्या वो थंब सबका सेम होगा? सबका राइट थंब, सबका थंब सेम होगा? नहीं होगा। सबका थंब, सबके थंब के प्रिंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, किसी का भी सिमिलर नहीं होता है। ये क्यों डिफरेंट होता है, क्यों यूनिक होता है सबके फिंगरप्रिंट्स? क्योंकि हमारा डीएनए यूनिक होता है, और उस डीएनए को स्टडी करने को ही बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझ में आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स? ये सब्जेक्ट बना कैसे है? बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर प्लस डेटा। जब हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो एक ही फील्ड निकल के आता है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जब हम लोग बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर से एनालाइज करेंगे, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझ में आया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? ओके, अब मुझे आप लोग बताओ कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है मुझे बताओगे? यस सुभाष, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। जो भी नंबर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो सबको कलेक्टिवली हम डेटा बोलते हैं। बायोलॉजी में डेटा को क्या कहते हैं? डेटा क्या होता है बायोलॉजी में? जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने डीएनए में पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था डीएनए बेस पेयरिंग करता है। A, T, G और C, ये डीएनए की सीक्वेंसेस होती है। डीएनए इन सीक्वेंसेस से कोडिंग करता है। तो ये कोडिंग जो है बायोलॉजी में, ये डेटा कंसिडर किया जाता है। ये सब डेटा होता है बायोलॉजी में। प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, वो भी डेटा होता है। तो इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद लेते हैं। कोविड-19 आया था, आप सब लोगों को याद है। तो साइंटिस्ट्स ने उस डीएनए का सीक्वेंस एनालाइज किया था। तो वो एनालिसिस क्या थी, वो एनालिसिस कैसे की थी साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट्स ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से ही वो वायरस की सीक्वेंस को एनालाइज किया था, और उसकी वजह से हमारे लिए वैक्सीन डिजाइन की थी। वायरस का जीनोम डिकोड हुआ था जब एनालाइज कर रहा था साइंटिस्ट कोविड-19 वायरस को। तो उन्होंने उस वायरस के जीनोम को डिकोड किया था। फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स थे, वो वेरीफाई हुए थे। उन सब को स्टडी करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके साइंटिस्ट्स ने डिजाइन की थी वैक्सीन। कोवाइजर वैक्सीन थी, कोवैक्सीन जो इंडियन वैक्सीन थी, ये सब वैक्सीन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से ही हुई है। अगर हमारे पास ये फील्ड नहीं होती ना, तो ये वैक्सीन डिजाइन करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता।
होती बट थोड़ा इम्पॉसिबल होता, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है हमारा, क्योंकि मैनुअली इतना सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है साइंटिस्ट के लिए। तो कंप्यूटर्स की हेल्प से ये काम बहुत इजी हो गया था। इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है। अब आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन करो, हमारे डीएनए का साइज अप्रोक्सीमेटली ना, ह्यूमन डीएनए की बात कर रही हूँ मैं, 3 बिलियन लेटर्स से बना हुआ है। एक जो कोड पेयर्स हैं ATGC, ये अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन लेटर्स हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इन 3 बिलियन लेटर्स को मैन्युअली पढ़ना पॉसिबल है साइंटिस्ट के लिए? करेक्ट। तो अब इसमें कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो ये सारा, yes only by biotechnology and bioinformatics too। तो अब इसमें कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स ये सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं, पूरे डेटा को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। ह्यूमंस के कंपैरेटिवली उसको ज्यादा जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। हम 3 बिलियन चीजें एनालाइज करने में कितने साल लगा देंगे, बट हम जो कंप्यूटर्स है वो इस चीज को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेंगे। समझ में आया? कंप्यूटर्स इस डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेंगे कंपैरेटिवली टू ह्यूमन बीइंग्स। अब मान लो दो सीक्वेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है, दो सीक्वेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है। एक ह्यूमन बीइंग एक टाइम पे 3 से 4 चीजों को इकट्ठा कंपेयर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस को, कोड्स को एक टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं, उनमें जो भी एरर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैन्युअली करने की बजाय। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे गूगल सब लोग यूज करते हैं ना, गूगल। गूगल में हम बहुत सारी, गूगल जो है बहुत सारी वेबसाइट सर्च करता है, हम कुछ भी टाइप करते हैं हर चीज के लिए वेबसाइट खुल के आ जाती है, बहुत सारी वेबसाइट यूज करता है गूगल। तो सेम तरीके से जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स हैं वो हमारी डीएनए को सर्च करती है, पूरा डीएनए को अच्छे से सर्च कर सकते हैं हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की मदद से। अगर आप लोगों को 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करना हो, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो इनफ है क्या उस चीज को एनालाइज करने के लिए? 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है। बताओ मुझे, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स को क्या एक्सेल एनालाइज कर पाएगा? यस सुभाष, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स को अकेला MS एक्सेल नहीं एनालाइज कर पाएगा। उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत चाहिए कि जो एडवांस टूल्स को एनालाइज कर सकता है। तो वो एडवांस टूल कौन सी है हमारी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो इतने सारे डेटा पॉइंट्स, डेटा कोड्स को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। मैं तब से वर्ड यूज कर रही हूँ, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब किसी को पता है क्या होता है? डेटा को जानना, डेटा के पुराने, डेटा को जानना। करेक्ट आंसर। हम डेटा एनालिसिस क्या होता है, हम एक डाटा को समझते हैं और फिर उस डाटा को समझकर एक यूजफुल रिजल्ट निकालते हैं। उस प्रोसेस को डेटा एनालिसिस कहा जाता है। जैसे हमने कलेक्शन की, पहले कलेक्ट किया, फिर हम उसमें से जंक फाइल्स होती है उनको क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग करेंगे उसके बाद हम लोग,
उसके बाद जब हमारी सारी जंक फाइल्स रिमूव हो जाएंगी, जंक कोड्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे जो भी हमारे पास डेटा है, हम उसे एनालाइज करेंगे। उसके बाद ये सब एनालिसिस का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो डेटा एनालिसिस ऐसे काम करता है। हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कैंसर डिटेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं? कैंसर डिटेक्शन में हम इस फील्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? एक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस पेशेंट की जीन्स को एनालाइज करता है, ठीक है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू ही वो इन जीन्स को एनालाइज करेगा, उसके जीन्स के डेटा को एनालाइज करेगा। उससे डॉक्टर को क्या रिजल्ट मिलेगा? इस सब एनालिसिस के बाद डॉक्टर को पहली चीज पता चलेगी कि कौन सा जीन जो है वो फॉल्टी है, कौन सी पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट है उस पेशेंट के। उससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट है उस पेशेंट का वो आसान हो जाएगा और उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाएगा उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। समझ में आया इतना? कैंसर डिटेक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे काम करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैंसर डिटेक्शन के फील्ड में? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर दो पेशेंट्स हैं और उनको सेम डिजीज है, तो क्या उनका ट्रीटमेंट भी सेम होगा? दो पेशेंट्स हैं, उनको सेम डिजीज है, तो क्या उनका ट्रीटमेंट भी सेम होगा? मे बी नॉट। ओके, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है इस क्वेश्चन से, वो होता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रिसाइजली बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे, उसके जीन्स को एनालाइज करेंगे, डीएनए को एनालाइज करेंगे, तो आई विल से कि ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि सबका डीएनए अलग होता है, किसी के डीएनए में किसी अलग अलग तरह की भी फॉल्ट्स हो सकती हैं। तो इस फील्ड की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर फॉल्टी जीन को स्टडी करके उस फॉल्टी जीन को स्टडी करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चलेगी कहाँ पर है। तो वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके जो साइंटिस्ट हैं वो एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। इससे क्या होता है, बहुत प्रिसाइज इलाज भी होता है और अच्छे से इलाज होने के, उसकी बीमारी क्योर होने के चांसेस ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे पर्टिकुलर उसकी बीमारी का कारण पता चल रहा है। समझ में आया? ओके अहमद, इसको थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं हम लोग। नेटफ्लिक्स कौन कौन यूज करता है? नेटफ्लिक्स तो चलाया होगा ना आप सबने? तो मुझे बताओ नेटफ्लिक्स क्या करता है, किस चीज पे काम करता है नेटफ्लिक्स? शोज तो दिखाता है, बट उसके पीछे का जो वो है एल्गोरिदम, वो कैसे 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 सेट होता है? मुझे बताओ कि नेटफ्लिक्स किस बेसिस पे काम करता है? हाय एवरीवन, विजय बात कर रहा हूँ सर वर्ल्ड अकेडमी से। आज मैं देख पा रहा हूँ आप लोग का इंटरेक्शन बिल्कुल लो है। मैम जो पूछ रही हैं आप सब लोग उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सभी लोग आंसर करें। जो मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं वो आप सब लोग आंसर करें। एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो फिर आपको पता है कि हैंड रेस करके कैसे पूछना है। आप हैंड रेस करिएगा, हम आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर देंगे एंड आप बोल पाएंगे। और मैम आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को पीपीटी भी दिख सके। आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं है। एंड एवरीवन, सभी लोग प्लीज़ इंटरेक्ट करिए मैम के साथ एंड ताकि क्लास अच्छे से हो सके। ओके एवरीवन, थैंक यू।
आई होप अभी साहब, आई होप आप सभी को अभी जो है स्क्रीन प्रॉपरली विजुअल होगी। इससे क्या होगा, आपको मैम क्या बात करें उसका विजुअल इंफॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। तो अभी आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से क्लास करेंगे और मैम जो क्वेश्चन पूछेंगी उसका आप अच्छे से रिप्लाई करेंगे। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है, किस बेसिस पे, क्या एल्गोरिदम सेट होता है जो नेटफ्लिक्स आपको सेम चीज प्रोवाइड करता है जो आप देखते हो। नेटफ्लिक्स, आप जैसे आपने एक कॉमेडी शो देखा नेटफ्लिक्स पे, उसके बाद नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम ऐसे सेट कर देगा कि आपको हमेशा वैसे ही कॉमेडी शोज के ही रिकमेंडेशंस आते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। तो ये आपका जो डेटा है वो, तो क्या होता है, जो नेटफ्लिक्स है वो आपकी इस डेटा को एनालाइज करता है और उसे समझ में आता है कि ये इंडिविजुअल तो ऐसा कंटेंट देखना पसंद कर रहा है, तो उसे बार बार ऐसा ही कंटेंट रिकमेंड करते जाएंगे। वो कैसे करता है, वो डेटा के बेसिस पे ये सारी चीजें करता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो भी करता है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी के लिए करता है, कंप्यूटर के लिए नहीं करता। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बॉडी के लिए एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसा नेटफ्लिक्स काम करता है। सबको समझ में आया नेटफ्लिक्स, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल को जो मैंने रिलेट करके समझाया है। यस एवरीवन, नेटफ्लिक्स जानते हो आप लोग? नेटफ्लिक्स का नाम सुना है आपने? रेड कलर का आइकन होता है, आई थिंक आपके फोन में होगा शायद में भी। नेटफ्लिक्स किस लिए यूज करते हैं, प्लीज सब लोग चैट में। नेटफ्लिक्स ऐप का यूज हम किस लिए करते हैं? ओके, सुभाष जी कह रहे हैं फॉल्स हो, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे शोज आती हैं आपके, और वेब सीरीज वगैरह ये सब वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी का एग्जांपल दे रही थी मैम, ठीक है। आपको समझ में आया, मैंने जैसे कोरिलेट करके बताया, जैसे नेटफ्लिक्स पे आप शो देखते हो, आपने कॉमेडी शो देखा, तो क्या नेक्स्ट टाइम से नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपको वो वैसे ही कॉमेडी शोज दिखाने लगता है, वैसे ही रिकमेंड भी करने लगता है कि आपको कॉमेडी पसंद है, तो आपका पूरा नेटफ्लिक्स कॉमेडी शोज के रिकमेंडेशन से भर जाता है। तो वो नेटफ्लिक्स ऐसा कैसे कर पाता है, वो आपके पुराने डेटा को, एग्जैक्टली अहमद करेक्ट आंसर, वो आपके पुराने डेटा को एनालाइज करके एक पैटर्न समझ लेता है और उसे सेट कर देता है। तो इसीलिए वो आपको सेम चीज रिकमेंड करता रहता है बार बार। सेम चीज जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स करती है बायोलॉजी में आपकी बॉडी के लिए। अब हम एग्रीकल्चर में भी इसकी बात करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, हम वो प्लांट के डीएनए को, क्रॉप्स के डीएनए को डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके डेटा को एनालाइज करते हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें समझते हैं साइंटिस्ट डीएनए को स्टडी करके क्रॉप्स। उससे उनको क्या फायदा मिलता है, उन्हें समझ में आता है कि क्रॉप को किस चीज की कमी है, किस किस चीज से क्रॉप में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिजीज कॉज किस डिफेक्ट की वजह से हो रही है, क्या मेन कारण है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होने से फेल हो रही है। और इसका फायदा क्या है, हमें बेटर यील्ड क्रॉप्स में मिल सकती है। जैसे गोल्डन राइस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। साइंटिस्ट्स ने उसके डेटा को एनालाइज किया और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको रिच इन विटामिन ए बना दिया, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू गोल्डन राइस की बहुत बढ़ गई। तो ये बेटर यील्ड हुआ और इससे इफेक्टिवली फार्मिंग हो सकती है। अब क्राइम इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसमें क्राइम सीन पे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप क्राइम सीन पे जाके किसी चीज को टच मत करना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ होता है वहां पे जो जिस पर्सन ने क्राइम किया होता है उसके फिंगरप्रिंट्स होने के चांसेस होते हैं।
कोई ना कोई ऐसी चीज जिससे हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स हो सकता है, उसके हेयर स्ट्रैंड हो सकता है, जिससे हम उसका डीएनए एनालाइज कर सकते हैं और उसे ढूंढने में हमें हेल्प मिल सकती है। तो डीएनए का एनालिसिस करके हम क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने क्राइम शोज में भी देखा होगा, पुलिस कैसे डेटा डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करती है। आप लोग मुझे ऐसे 3 चीजें बताओ जहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है या नहीं होता है। बताओ कहाँ पे और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है। एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे सजेस्ट करो ऐसे। यस अहमद, हम डिजीजेस को डिकोड कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस की हेल्प से। और बताओ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स हमें मिल सकते हैं जिससे हम क्रिमिनल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और बताओ, क्राइम हो गया। एग्रीकल्चर में भी मैंने आपको बताया कि कैसे क्रॉप्स के डीएनए को स्टडी करके उनका प्रोडक्शन बेटर किया जा सकता है, उनको कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है फील्ड में। और बताओ, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स कनेक्ट करके मेरे को किसी को और एग्जांपल कोई पता हो तो। अच्छा, तो आप इसका जवाब दो, जो डॉक्टर है वो डीएनए को एनालाइज करके डिजीज प्रिडिक्ट करता है। डॉक्टर जो है वो डीएनए को एनालाइज करके डिजीज प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं। क्या फार्मर्स डीएनए को एनालाइज करके बेटर सीड्स डेवलप कर सकते हैं? ओके। और क्या साइंटिस्ट न्यू ड्रग बना सकते हैं डेटा को एनालाइज करके? जो ऐसे एक इंडिविजुअल पर्सन के डीएनए के डेटा को एनालाइज करके जो मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन क्या होती है, क्या बोलते हैं उस मेडिसिन को? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, करेक्ट ज्योति, राइट आंसर। डीएनए की डेफिनेशन याद है आप लोगों को, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, डीएनए की डेफिनेशन? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए क्या काम करता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन सिंथेसिस जीन करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जीन करता है। डीएनए रेसिपी बुक बताई थी ना, जो इंस्ट्रक्शन देती है कैसे कैसे पिज्जा बनेगा। तो डीएनए भी हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कैसे क्या करते हैं, तो इसलिए डीएनए को इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं हम, तो बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो। ओके, याद आ गया? तो अब जीनोम वर्ड मैंने यूज किया कि जब मैंने कोविड पढ़ाया अभी आपको, तो मैंने वर्ड यूज किया कि वायरस का जीनोम डिकोड किया था। जीनोम क्या होता है, किसी को पता है? GENOME। डीएनए की कंप्लीट सेट को जीनोम बोलते हैं। ठीक है।
डीएनए के कंप्लीट सेट को जीनोम बोलते हैं। अब जो हमने डीएनए का कल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन आपस में बेस पेयरिंग करते हैं और फिर डीएनए की कोडिंग बनाते हैं। अगर मैं उस कोडिंग में थोड़े बहुत चेंजेस कर दूं तो क्या होगा? मैं अगर डीएनए की चेन में थोड़े बहुत चेंजेस कर दूं तो उससे क्या होगा? वेरी गुड ज्योति, म्यूटेशन होएगी, डीएनए चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा? डिजीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा, डिजीज होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, एबिलिटी हो जाएगा। तो डीएनए की म्यूटेशन में, डीएनए में चेंजेस करते हैं तो डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे एडेनिन को हमने थाइमिन के साथ चेंज कर दिया और उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी, तो इसको डीएनए में म्यूटेशन बोलते हैं। जो वो 4 लेटर्स थे उनको ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया, तो उससे म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। जैसे कि सेल्स की म्यूटेशन की वजह से तो कैंसर होता है ना, जब सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो वही कैंसर कॉज करते हैं ना। सबको पता है ना कि कैंसर कैसे कॉज होता है? बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। बेसिकली वो खराब सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी वजह से कैंसर कॉज होता है। अच्छा, मैं एक केस स्टडी देती हूँ। एक क्राइम हुआ है और पुलिस के पास 3 सस्पेक्ट्स हैं, और फिर पुलिस क्रिमिनल को डिटेक्ट करेगी उनका डीएनए सैंपल मैच करके। तो जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है उसकी कोडिंग है ATGC, जो हमने पढ़ी है वही कोडिंग है उसकी। ठीक है, सस्पेक्ट 1 की कोडिंग मिली है ATGA, सस्पेक्ट 2 की कोडिंग मिली है ATGC, और सस्पेक्ट 3 की कोडिंग मिली है AGGC। तो इनमें से मुझे आप लोग बता सकते हो 3 सस्पेक्ट्स में से क्रिमिनल कौन है? ओके ज्योति, मैं रिपीट करती हूँ। जो क्राइम सीन पे डीएनए, जहाँ पे क्राइम हुआ है, जो वहां पे डीएनए मिला है ना, उसकी कोडिंग है ATGC। मैं लिखती हूँ ATGC है उसकी कोडिंग। सस्पेक्ट 1 की जो कोडिंग मिली है हमको, वो मिली है ATGA। सस्पेक्ट 2 की कोडिंग मिली है ATGC। सस्पेक्ट 3 की कोडिंग मिली है AGGC। इन तीनों में से मुझे बताओगे क्रिमिनल कौन है? जो मैंने ATGC बताई है वो डीएनए सीन क्राइम। करेक्ट ज्योति, करेक्ट आंसर है सस्पेक्ट 2, क्योंकि उसका जो डीएनए की कोडिंग है वो क्राइम सीन से मैच हुई है। तो जो क्रिमिनल होगा वो होगा सस्पेक्ट 2। आफ्टर दैट इन सब चीजों को कलेक्टिवली बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन रियल लाइफ। इन सब चीजों की हेल्प से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम ये सब चीजें बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल सिनेरियो में बताती हूँ। पेशेंट है, वो बीमार है, तो डॉक्टर ना कंफ्यूज हो गया है, तो वो क्या करेगा? एक पेशेंट है, वो बीमार है, डॉक्टर कंफ्यूज हो गया है कि क्या करना है। डॉक्टर ने साइंटिस्ट को डी की हेल्प से डीएनए को एनालाइज डॉक्टर ने साइंटिस्ट से डीएनए को एनालाइज करवाया।
तो अब कौन डिसाइड करेगा ट्रीटमेंट? रिपीट कर रही हूँ, एक पेशेंट है वो बीमार है, डॉक्टर कंफ्यूज हो गया है कि इसको इलाज कैसे करना है उसका। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका डीएनए जो है वो साइंटिस्ट को दे दिया। साइंटिस्ट अब उसके डीएनए को एनालाइज करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा उसके डीएनए को और इंटरप्रेट करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या होगा? किस चीज की मदद से ट्रीटमेंट डिसाइड हो रहा है इस सिनेरियो? रिप्लाई करो ज्योति, अहमद। तुम्हें सिनेरियो समझ में आया, हाँ या ना? नहीं आया? मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर कंफ्यूज हो गया कि मेरे को क्या बीमारी है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर ने क्या किया, मेरे ये जो एक बाल है ना, ये साइंटिस्ट को दे दिया कि वो मेरा डीएनए समझ सके, स्टडी कर सके कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, मेरे को क्या बीमारी है, ठीक है। अब वो साइंटिस्ट किस चीज की मदद से डिसाइड कर पाएगा कि क्या ट्रीटमेंट होगा? वो सारा डेटा एनालाइज करके डॉक्टर को तो दे देगा, बट वो क्या चीज है? अभी जो हम सब पढ़ रहे हैं वो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? बायो इन्फॉर्मेटिक्स ना, वो जो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर है वही तो डिसाइड कर पाए, उसी की मदद से तो सारा प्रोसेस डिसाइड हुआ है डायरेक्टली, उसी ने तो मेरा इलाज किया है। डॉक्टर तो सिर्फ प्रोसीजर करेगा, ट्रीटमेंट किसने बताया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हमें पता चला ना क्या ट्रीटमेंट है। समझ में आया है अब सिनेरियो? अच्छा, मैं एक और सिनेरियो देखती कि एक जैसे कोविड-19 वायरस फैला था, तो एक्स वाई जेड एक और वायरस मान लो, एक नया वायरस स्प्रेड हो रहा है कंट्री में, तो अब जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या करेंगे? यस, वो एनालाइज करेंगे ना, वो उस वायरस का डीएनए सीक्वेंस लेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेंगे, कोई वैसा सही सिमिलर सा अगर कोई पुराना वायरस है तो वो उस वायरस के साथ उस नए सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे। फिर उस एनालिसिस में कुछ कमजोर पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको ढूंढेंगे, और फिर उन सब डेटा के बेसिस पे, इस सब एनालिसिस बेसिस पे वो एक वैक्सीन डिजाइन कर देंगे। समझ में आया? कि प्रोसेस समझ में आया कैसे कैसे वैक्सीन डिजाइन करेंगे? जो अभी मैंने बताया आपको कि नया वायरस आया, उसके लिए वैक्सीन कैसे डिजाइन हुई थी, वो प्रोसेस समझ में आई? कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूं? अच्छे से समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी, अहमद, अंशिका एंड ज्योति, आप लोग बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप सभी का माइक जो है इनेबल कर दे रहा हूँ, और जब भी आपको कुछ बोलना हो, आपको मैम को जवाब देना हो, तो आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके मैम से बात कर सकते हैं। ओके, मैं आप सभी का माइक जो है इनेबल कर रहा हूँ। ओके। आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स को किसी डेली लाइफ की चीज से कंपेयर करके, डेली लाइफ की चीज से कंपेयर करके एग्जांपल बताओगे मुझे? जी, नहीं आप अभी भी तीनों आप। लोगों का जो है, आप तीनों लोगों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। आप अब बोल कर भी मैम को बता सकते हैं। ठीक है, आपको अनम्यूट करना है और जो जवाब है वो आपको बताना है। ओके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को किसी डेली लाइफ चीज से कंपेयर करो।
सिंपल आंसर है इसका, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया। ये सब चीजें हम लोग डेली यूज करते हैं ना। यूट्यूब तो सभी लोग यूज करते हो डेली डेली, सबको समझ में आता है यूट्यूब कैसे काम करता है। पहले वो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद वो डेटा को एनालाइज करता है। तो सेम तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी ऐसे ही काम करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, एनालिसिस करता है और फिर ट्रीटमेंट बता देता है उसका। अब कैंसर ट्रीटमेंट है, एक जो पेशेंट है ना उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो उस पर काम नहीं कर रहा, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उसका डीएनए का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के रिजल्ट के बेसिस पे उसको एग्जैक्ट ड्रग मिल जाएगा जो उसको चाहिए। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, कीमोथेरेपी या रिमूवल ऑफ द सेल्स, उससे पेशेंट ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो डॉक्टर उस इंसान उस पर्सन के डीएनए के पैटर्न को, म्यूटेशन को स्टडी करेगा और इस टूल की हेल्प से उसके लिए पर्सनलाइज मेडिसिन या ड्रग बनाएगा जिसकी हेल्प से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग मेरे को उसके आंसर देना। छोटी सी क्विज सॉर्ट ऑफ कंडक्ट करते हैं। मुझे पहले ये बताओ, जो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेड शोज होते हैं, रिकमेंडेड सिस्टम है, क्या वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, रिलेटेड है आपस में कि नहीं है? प्रोसेस जो सेम है नेटफ्लिक्स मैम। प्रोसेस सेम है, बट वो सेम तो चीज तो नहीं है ना, आप उसको डिफरेंशिएट तो करोगे। वो बायोलॉजी है और वो अलग चीज है, वो एंटरटेनमेंट की। अहमद, जो डीएनए एनालिसिस है फॉर डिजीजेस, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नहीं है? एक बार और रिपीट कीजिए मैम। डेटा एनालिसिस फॉर डिजीज, क्या ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या नहीं है? यस मैम, है मैम। और गूगल सर्च इंजन? ये बायो इन्फॉर्मेटिक नहीं है मैम, बट हाँ सेम सेम है बस। ठीक है। क्लास हो गया क्या? प्लीज आप लोग म्यूट पे रहिए, जब आपको कुछ पूछना हो तभी आप अनम्यूट होइएगा। क्लास अभी चल रहा है, अभी 15 मिनट और चलेगा आपका क्लास। आपका क्लास जो है वो ओवर होगा 5 बजे, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ ना क्विज, हम थोड़ी सी क्विज कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग मेरे को उसके आंसर देना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को की डेफिनेशन मुझे बता दो क्या होती है? पुराने डाटा को एनालाइज करके एक नए पैटर्न को समझना और आगे के लिए जो भी है उसको, मतलब कि एक सटीक दवाई प्रोवाइड करना या एक सटीक चीज नियम प्रोवाइड करना जिसके थ्रू हम। ओके अहमद, आप ये एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में बता रहे हो। मैं सिंपल जो मैंने बिल्कुल के स्टार्टिंग में को एनालाइज
करता है उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। समझ में आया? मैम सिंपल एक बार सी फिर से रिपीट कर definition दीजिए। है। हेलो मैम, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपका नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा, तो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिर्फ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन वो क्या है, जब बायोलॉजी को कंबाइन करते हैं हम कंप्यूटर के साथ और उसकी मदद से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अहमद समझ में आए? सिर्फ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन ये होती है। डीएनए किस टाइप का डेटा है? डीएनए में जो डेटा स्टोर होता है वो किस टाइप का डेटा स्टोर होता है? क्या वो नंबर्स का डेटा स्टोर होता है, क्या वो टेक्स्ट लेटर्स होते हैं, क्या वो इमेजेस होते हैं, या फिर वो ऑडियो होती है? क्या डेटा स्टोर होता है डीएनए में? रिमेंबर वो कोडिंग बेस पेयर्स ATGC, ये टेक्स्ट लेटर्स होते हैं, ये डीएनए में स्टोर होते हैं, ये डीएनए का डेटा होता है। तो इसी को तो एनालाइज करता है ना कंप्यूटर। तो किस टाइप का डेटा स्टोर होता है? लेटर्स का, टेक्स्ट लेटर्स का डेटा स्टोर होता है हमारे डीएनए के अंदर। ओके। कंप्यूटर का बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर मेन रोल क्या है? डेटा, चीजों को जल्दी और बेहतर तरीके से समझना। ओके, करेक्ट आंसर। डेटा को एनालाइज करना और उसको प्रोसेस करना, कंप्यूटर का मेन रोल यही होता है कि वो डेटा को ह्यूमंस की कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा जल्दी एनालाइज करता है और उसे प्रोसेस करता है। ये अप्रोक्सीमेटली कितने लेटर्स का होता है हमारा डीएनए? ये मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाते हुए बताया। ये डेटा है, मैंने वो डेटा कितना सारा डेटा होता है उस डेटा का मैंने एग्जैक्ट नंबर बताया था। ये तो डेटा होता है ATGC। तो ये भी मैम आपके एंड से जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है, प्लीज़ एक बार आप वाईफाई स्विच कर लीजिए या फिर डेटा को ऑन ऑफ करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। नंबर नहीं है कि इतना डेटा होता है। आज की क्लास में आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन बायो करना है मेडिसिन रिसर्च के लिए। डिफरेंट यूजेस हैं, क्राइम उससे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक डिजीज
प्लीज करके उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कर सकते हैं। सर मैम, एग्रीकल्चर में हम फार्मर्स की कैसे हेल्प हो रहा है मैम मैम मैम, लैग आप हो रहा है। काफी नेटवर्क इशू है मैम, एक बार देखिए। आई एम सो सॉरी सर, आज मेरे इधर वेदर की प्रॉब्लम है, इस वजह से इश्यू आ रहा है। जी मैं समझ सकता हूँ, यहाँ भी मौसम कुछ अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है कल से, और सारे स्टूडेंट्स नेटवर्क की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हम एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट समय हो चुका है क्लास को एंड करने का, 5 मिनट ही बचे हुए हैं, और आप मैम से रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट का जो कंटेंट है ये आप कल की क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू है तो बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो जो लास्ट के 10 मिनट के कंटेंट थे ये आप नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और अभी के लिए क्लोज कर देते हैं इस क्लास को, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। ओके मैम, ओके एवरीवन। हाँ सर। आपकी आज की क्लास को यहीं पे एंड किया जाता है। बाकी मैंने मैम से रिक्वेस्ट कर दिया है कि जो कंटेंट आपका आज रह गया है नेटवर्क इशू की वजह से, वो आपको मैम जो है कल क्लास जब स्टार्ट होगी तब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा वो। ठीक है, अभी इस क्लास को आप लोग लीव कर सकते हैं, एंड होपफुली हम कल फिर से मिलेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। और जिस तरह से आप सभी आज इंटरेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छा लगा। क्लासेस जो होती है इसी तरीके से होती हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट कल आप सभी का माइक जो है अलाउ रखूंगा, आप लोग म्यूट पे रहिएगा, जब आपको कुछ पूछना होगा या फिर कुछ बताना होगा तभी आप अपना माइक ऑन करिएगा। ओके, अभी आप लोग ये क्लास लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।